हेलो एंड वेलकम टू ऑफिसर बिटिया। तो शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ एंड एनालिसिस से। देखेंगे आज कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो फर्स्ट आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट फॉर प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका गवर्नमेंट्स। तो इंडिया ने चार तरीके की ऐसी अप्रोच लेकर आया है जहां पर हम चार कोर सेक्टर्स पर वर्क करेंगे। तो इंडिया के श्रीलंका के साथ रिलेशन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे और टाइज भी सुधर जाएंगी। तो बेसिकली ये जो अप्रोच है ये फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करेगी। रिसेंटली श्रीलंका ने एक इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। अगर कोई किसी कंट्री में इकोनॉमिक इमरजेंसी या किसी भी टाइप की इमरजेंसी डिक्लेयर हो रही है तो उसका इन्फ्लेशन पर असर जाएगा। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा राइज होगा। इन्फ्लेशन राइज होगा तो फूड प्राइजेस बढ़ेंगे। फूड प्राइजेस बढ़ रहे हैं, कंट्री में महंगाई है तो करेंसी आपकी डेप्रिशिएट करती है, आपकी करेंसी डीवैल्यूएट हो जाती है। और जब करेंसी डीवैल्यूएट होती है, आपकी मार्केट वैल्यू उतनी नहीं रहती, तो ऑटोमेटिकली आपका जो फॉरेन रिजर्व है वो भी कम हो जाता है। आपका जो फॉरेन रिजर्व है, क्योंकि आप अपना जो भी फॉरेक्स रिजर्व्स आपने रखा हुआ है वही यूज़ करते हो, अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी में वही निकालते हो और आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्राइस देना पड़ता है वही सेम प्रोडक्ट को परचेज़ करने में, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बुरी हालत में चली जाती है और आपकी इकोनॉमी को डेप्रिशिएट भी हो जाती है। तो श्रीलंका में बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन इंडिया अब सामने आ रहा है बिकॉज नहीं तो चाइना आएगा हेल्प करने के लिए। तो इट्स बेटर कि अगर इंडिया आए अपने नेबर की हेल्प करने के लिए, तो इंडिया इज़ ट्राइंग एंड पुटिंग एफर्ट्स कि श्रीलंका की हेल्प करी जा सके। अब बात करते हैं कि कौन कौन से वो चार कोर पिलर्स हैं जहां पर इंडिया श्रीलंका को सपोर्ट करेगा। पहला, लाइंस ऑफ क्रेडिट। लाइंस ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है जहां पर कोई भी बैंक या कोई भी इंस्टीट्यूशन लोन प्रोवाइड करता है। लोन को दूसरी तरीके से हम लाइन ऑफ क्रेडिट भी बोलते हैं। जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो किस चीज़ के लिए दी जाती है? वो आपको फूड, मेडिसन या फ्यूल परचेजेस के लिए भी दी जाएगी इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है करेंसी स्वैप, जहाँ पर जो श्रीलंका का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यूज चल रहा है उनकी इकोनॉमी में, उसको सुधार करने में हेल्प करेगा। स्वैप का मतलब होता है एक्सचेंज करना, बदला करना। और जो अगर किसी कंट्री, दो कंट्रीज़ के बीच में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट रखा जाता है, वहाँ पर बात की जाती है कि आप अपनी करेंसीज को एक्सचेंज कर सकते हो, लेकिन इसकी कुछ प्री डिटरमाइंड टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती हैं। जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट से पहले साइन कर दी जाती है। इसके अंदर बहुत सारे आते हैं हमारे पास क्राइटेरिया, जैसे फ्यूचर है, ऑप्शन है, या फिर कोई प्री डिटरमाइंड टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट पर हो रहा है, तो वो सभी चीज़ें करेंसी स्वैप एग्रीमेंट में लाई जाती हैं। थर्ड आता है मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, जहाँ पर जितने भी श्रीलंका गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स चला रही है, तो इंडिया गवर्नमेंट व्हाट इज़ डूइंग कि वो हेल्प करेगी उन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स को मॉडर्नाइज करने में और उनमें इन्वेस्टमेंट करने में। जैसे कि एक पहले प्रोजेक्ट था ट्रिनको ऑयल फार्म्स को, जहाँ पर इंडिया काफ़ी समय से पुश कर रही थी कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इंडिया को काम करने दिया जाए, बट किसी कारणों से नहीं इंडिया को परमिशन मिली। इसीलिए अब इंडिया द ट्रिनकोमेले हार्बर पर काम कर रही है, जो कि वर्ल्ड्स का वन ऑफ द डीपेस्ट नेचुरल हार्बर है, जहाँ पर शिप्स हैं वो यहाँ पर अपना जो भी कैरिंग होता है, ट्रेड होता है, उसके थ्रू ईजिली किया जाता है और यहाँ पर स्पेस भी बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो त्रिनकोमले हार्बर है ये ब्रिटिशर्स के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ये जो प्रोजेक्ट है, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं इंडियन गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी इन प्रोजेक्ट्स में, वो होगा ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। एंड जो त्रिनकोमली प्रोजेक्ट है ये भी 2017 से रुका हुआ है। तो गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग कि जितने भी प्रोजेक्ट्स है श्रीलंका में मैक्सिमम अपना पार्टिसिपेशन लेकर आए और श्रीलंका की इकोनॉमी को डेब्ट ट्रैप से बाहर निकाले। ऑल्सो इंडियन इन्वेस्टमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है पुश कर रही है कि श्रीलंका के सेक्टर्स में, डिफरेंट सेक्टर्स में, चाहे वो सोशल सेक्टर है, प्राइवेट हो, एग्रीकल्चर है, कोई भी सेक्टर हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करे, इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करे, हेल्थ इनमें इन्वेस्ट करे, एजुकेशन में इन्वेस्ट करे, ताकि जो श्रीलंका की इकोनॉमी है वो सुधर सके। अब बात करते हैं कि ठीक है इंडियन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है अपने रिलेशन सुधारने की, बट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन नो डाउट बहुत पुराने हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग भी है। जैसे कि किलिंग ऑफ फिशरमैन का इशूज़ इतना चलता आ रहा है, जो इंडिया के फिशरमैन है वो उनको मार दिया जाता है अगर वो श्रीलंका की बाउंड्री को टच करते हैं, या बाई चांस अगर वो बाउंड्री को क्रॉस भी कर देते हैं। बिटवीन
2019 एंड 2020 के बीच में टोटल ऑफ 284 इंडियन फिशरमैन्स को अरेस्ट किया गया था। एंड जो अथॉरिटीज़ हैं, श्रीलंकन अथॉरिटीज़, उन्होंने इंडिया की 53 बोट्स को भी कैप्चर कर लिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, नो डाउट वी आर ट्राइंग कि हमारा रिलेशन इंप्रूव हो, बट कुछ तरीक़ों से, कुछ कारणों से हमारे रिलेशन स्टेन भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आता है ईस्ट कोस्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट। अभी फ़िलहाल में श्रीलंका ने इंडिया के साथ और इंडिया और जापान एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे फॉर द ईस्ट कोस्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट, बट श्रीलंका ने इसको कैंसिल आउट कर दिया था। इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी किया कि क्यों कैंसिल किया, बट लेटर उन्होंने फिर ईस्ट वेस्ट कोस्ट की जगह वेस्ट कोस्ट टर्मिनल पर काम करने की बात की है, जो कि डेवलप किया गया है अदानी ग्रुप के द्वारा। अब द थिंग दैट मैटर्स इज़ कि श्रीलंका इंडिया का नेबर है, लेकिन चाइना अपना जो उसका BRI इनिशिएटिव है, जो हमने कल भी देखा था, कल पढ़ा था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की हेल्प से, या जो प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है और अपने पोर्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में डेवलप कर रहा है। और जो चाइना है वो ऑलरेडी बहुत बड़ा इन्वेस्टर श्रीलंका में, जो कि श्रीलंका की 23.6% FDI में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और इंडिया का सिर्फ 10.4% है। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा ही है चाइना का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन। तो या तो अगर इंडिया को चाइना का काउंटर करना है इन्फ्लुएंस, तो अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी होगी। इवन जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हैं श्रीलंका से, वो भी चाइना में ही होते हैं, और चाइना श्रीलंका का 10% से ज़्यादा एक्सटर्नल डेब्ट में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि श्रीलंका की इकोनॉमी 10% ऑलरेडी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। अब देखते हैं, श्रीलंका ने कुछ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया है। उन्होंने 13th अमेंडमेंट किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ पर उन्होंने जो भी उनके प्रोविंशियल काउंसिल्स हैं, स्टेट काउंसिल्स हैं, वहाँ पर एक प्रस्ताव लेकर आया गया है कि जो डिमांड्स है तमिल पीपल की, क्योंकि इंडियन तमिल्स एंड श्रीलंकन तमिल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहा है, सिविल वॉर के टाइम से चल रहा है, बहुत पुराना कॉन्फ्लिक्ट है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, काफ़ी लोगों की जानें गई हैं, बच्चों का नुकसान हुआ है, उनकी डेथ हुई है। तो इस वजह से अभी श्रीलंका की प्रोविंशियल काउंसिल्स में पावर्स दी गई हैं कि जो पीपल का, जो तमिल पीपल का इशू चल रहा है बेसिकली, वहाँ पर इक्वालिटी, जस्टिस, पीस, रिस्पेक्ट आ सके, और जो हमारा श्रीलंका है जो कि डिवाइडेड है इंडियन तमिल और वेस्टर्न तमिल के बीच में, वो जो लाइन है वो हट सके और दोनों यूनाइट हो सके। तो यहाँ पर बेसिकली यूनाइटेड श्रीलंका की बात की जा रही है। अब देखते हैं इंडिया एंड श्रीलंका रिलेशंस के बारे में। जैसे कि हमने पढ़ा कि इंडिया की कल्चरल टाइज 25 ईयर्स से बहुत पुरानी है, और इंडिया और जो श्रीलंका है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमनैलिटी भी है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो, कल्चरल हो, रिलीजियस हो, या फिर लिंग्विस्टिक होता है, चाहे वो लैंग्वेज बेसिस पर भी हो। श्रीलंका में जब भी टेररिज्म आया है तो इंडिया ने श्रीलंका के साथ मिलकर टेररिज्म को के खिलाफ डटकर लड़ाई की है, तो इसमें श्रीलंका का सपोर्ट किया है। इवन जब सिविल वॉर हुआ था तब भी इंडिया ने श्रीलंका को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड की थी, रिहैबिलिटेशन में भी हेल्प किया था। इंडिया ने इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट चलाया हुआ है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जहां पर डेवलपमेंटल असिस्टेंस दी जा रही है श्रीलंका को। ऑल्सो इंडिया ने इसी प्रोजेक्ट के अंदर, इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर 50,000 घर बनाने का भी वादा किया है, जो भी लोग सिविल वॉर से अफेक्टेड हैं। एंड बेसिकली इसमें वो लोग आते हैं जो कि प्लांटेशन वर्कर्स हैं, स्टेट वर्कर्स हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, काम करते हैं। उनके लिए बेसिकली ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कोई भी वॉर के दौरान, कि उनका घर चला जाता है, बच्चों की डेथ हो जाती है, या पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से जो इंडिया है वो कहीं ना कहीं से हेल्प करता है और कोशिश करता है कि जो इंडिया एंड श्रीलंका के रिलेशन है वो हमेशा मजबूत बने रहे। ऑल्सो अभी कोविड आया था तो RBI ने भी एग्रीमेंट साइन किया था, जहां पर हमने श्रीलंका को $400 मिलियन की हेल्प की है। ऑल्सो इससे अगर हम हेल्प कर रहे हैं, किसी कंट्री को पैसे दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी इकोनॉमिक स्टेबलाइज होगी, रेवेन्यू रिजर्व उनके बढ़ेंगे, फॉरेन रिजर्व बढ़ेंगे, और इससे उनकी कंट्री में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आएगी। इंडिया ने ऑल्सो जो हमारी कोवैक्सीन है, कोविशील्ड वैक्सीन है, वो भी श्रीलंका में सप्लाई की है। तो आप देख सकते हैं इंडिया एक तरह से रिस्पॉन्सिबल नेशन है, जहाँ पर वो किसी भी कंट्री को, चाहे वो उसका पड़ोसी है, चाहे किसी भी तरह के उसके रिलेशन है, वो हमेशा सपोर्ट करता है और सबसे पहले सामने आता है।
इंडिया एंड श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा हमारी जॉइंट एक्सरसाइजेज भी की जाती हैं जहाँ पर सी में होती हैं, जैसे कि मित्र शक्ति है एंड स्लाइनेक्स है। तो आप स्लाइनेक्स SLI मतलब श्रीलंका, मित्र शक्ति तो आप याद रख सकते हो कि श्रीलंका हमारा सदर्न नेबर है और उसकी जो कैपेबिलिटी है बहुत स्ट्रॉन्ग है और इंडिया का एक तरह से बायलैटरल रिलेशन भी अच्छा है, तो उसकी मित्रता भी अच्छी है, फ्रेंडशिप अच्छी है। तो आप याद रख सकते हो मित्र शक्ति हमारी जो जॉइंट एक्सरसाइज है दैट इज़ विद श्रीलंका। क्योंकि UPSC कई बार डायरेक्टली इतना सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि मित्र शक्ति इज़ अ बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच ऑफ द टू कंट्रीज़। तो आपको ध्यान रखना है ये श्रीलंका एंड इंडिया के बीच। इंडिया के कुछ ऐसी ग्रुपिंग्स है, रीजनल ग्रुपिंग्स, जहाँ पर श्रीलंका भी पार्ट है, जैसे कि बिम्स्टेक है, दैट इज़ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड सार्क। आपको ध्यान रखना है कि श्रीलंका बिम्स्टेक एंड सार्क का इंपॉर्टेंट पार्ट है। सार्क में 7 मेंबर्स आते हैं। बिम्स्टेक में हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन बिम्स्टेक? आपको पता होना चाहिए बिम्स्टेक में कितने मेंबर्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताना कि बिम्स्टेक में कितने मेंबर्स हैं, बिम्स्टेक कब फाउंड हुआ था, कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, कौन इसको होस्ट कर रहा है, इसका समिट कब हुआ था। तो आपको हर एक ग्रुपिंग के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल्स पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ PM मित्रा पार्क्स, जो कि गवर्नमेंट एक टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बेसिकली स्कीम लेकर आया गया है, ताकि जो टेक्सटाइल में वर्कर है, वुमेन है, कोई भी पर्सन काम कर रहा है, उनको एम्पावरमेंट किया जाए। गवर्नमेंट ने यहाँ पर 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एम्पेरल दैट इज़ PM मित्रा पार्क्स सेटअप करने की बात की है। यहाँ पर फार्म टू फाइबर, जो फार्म है वहाँ से फाइबर कैसे पहुँचेगा फैक्ट्री तक, फैक्ट्री से फिर वो बाहर स्टोर में कैसे पहुँचेगा और स्टोर से फिर वो बाहर इंटरनेशनल मार्केट में कैसे जाएगा, इसका पूरा इंटीग्रेटेड सेटअप किया गया है, ताकि जहाँ जैसे ही हमारा प्रोड्यूस आए, जैसे हम वूल एक्सट्रैक्ट करते हैं, कोई भी फाइबर एक्सट्रैक्ट करते हैं, फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द फिनिश प्रोडक्ट, हर चीज़ का ध्यान रखा जाएगा इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर, इस पर्टिकुलर मित्रा पार्क्स के अंदर, जहाँ पर फिर फार्मर्स को फॉरेन रिजर्व कमाने का मौका मिलेगा, उनका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जाएगा। यहाँ पर 2 तरीके के हम बात करेंगे, एक है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स एंड दूसरा है ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है उसके अंदर टोटल के अंदर ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड साइट्स के अंदर 4445 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है, लेकिन ये सिर्फ 7 ईयर्स के लिए किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कितने ईयर्स का है, बाय 2027, जो 2027-28 तक फाइनेंशियल ईयर तक ये रहेगा। क्योंकि कई स्कीम्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ 5 ईयर्स के लिए होती हैं या फिर 6 ईयर्स के लिए होती हैं, बट दिस स्कीम ये थोड़ी यूनिक है, इसमें 7 ईयर्स का प्रोविज़न है। तो आपको याद रखना है कि ये स्कीम 7 ईयर्स के लिए है। UPSC क्वेश्चन पूछता है कि PM मित्रा फार्म स्कीम हैज़ बिन एक्सटेंडेड फॉर फर्दर 5 ईयर्स, बट आपको 5 ईयर्स वाला ऑप्शन निगलेक्ट करना है। अभी जो स्कीम है इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क स्कीम, ये हेल्प करेगी कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है और जो टेक्सटाइल यूनिट है वो एक तरह से प्रॉस्पर हो सके। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक SPV लॉन्च किया है। व्हाट इज़ SPV? SPV होता है एक स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो कि PPP मॉडल पर काम करता है, दैट इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर काम करता है। इस पर्टिकुलर व्हीकल में या तो ये सिर्फ टोटली प्राइवेट और कुछ शेयर इसमें प्राइवेट का होता है, कुछ शेयर इसमें गवर्नमेंट का होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर मॉडल में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में काम करेंगी। और जो ये पार्क होगा, सपोज हमारे पास 7 मित्रा पार्क्स की हम बात कर रहे हैं, तो हर एक पार्क में क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी, अब उसके बारे में भी देख लेते हैं। फैसिलिटीज़ ही होंगी कि वहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जाएगा, कॉमन प्रोसेसिंग हाउस होगा, वहाँ पर जो भी एफ्लुएंट आ रहा है, जो भी उसका वेस्ट आ रहा है, उसको अच्छे से ट्रीट किया जाएगा। ऑल्सो जो भी टेक्सटाइल रिलेटेड फैसिलिटीज़ होते हैं, जैसे कि डिज़ाइनिंग सेंटर्स या टेस्टिंग सेंटर, रिसर्च सेंटर्स, उन पर भी ध्यान दिया जाएगा, वो भी यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। अब बात करते हैं इंक्यूबेशन सेंटर की। व्हाट इज़ एन इंक्यूबेशन सेंटर? इंक्यूबेशन का मतलब होता है कोई चीज़ अभी इन प्रोसेस है, तो इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे ताकि वो जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सके और जो भी टेक्निकलिटीज़ हैं उनका ध्यान रखा जा सके। जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं वो एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करेंगे ताकि उनका जो बिज़नेस है वो डेवलप हो सके। अगर कोई भी उनको प्रॉब्लम आ रहा है, इशू आ रहा है, वो भी यहाँ पर रिजॉल्व होगा।
यहाँ पर ऑल्सो उनको सीड फंड्स दिए जाएंगे। दैट इज़ व्हाट इज़ द सीड फंड? सीड फंड होता है जो कि आप इनिशियल कैपिटल इन्वेस्ट करते हो। लैब फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, एडवर्सरी रोल भी यहाँ पर दिए जाएंगे, एंड ऑल्सो नेटवर्क्स एंड लिंकेजेस पर भी ध्यान दिया जाएगा। कि ऐसा नहीं होगा कि आपने रॉ मटेरियल लिया है फैक्ट्री तक एंड उसके बाद आपको पता ही नहीं कि वो कहाँ पर जाएगा, मार्केट में कौन सी मार्केट में जाएगा, क्या कस्टमर होंगे। तो उनको भी यहाँ पर अच्छे से बताया जाता है कि आपका जो प्रोडक्ट है किस कैटेगरी ऑफ कस्टमर के लिए यूज़फुल होगा। तो यहाँ पर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस भी कराए जाएंगे। जो मास्टर डेवलपर होगा, जो कि मेन इंस्टीट्यूशनल हेड होगा इस पर्टिकुलर मित्रा पार्क का, वो कोशिश करेगा कि सिर्फ इंडस्ट्रियल पार्क ही डेवलप ना हो, बट उसको अच्छे से मेंटेन भी किया जा सके ड्यूरिंग द कंसेशन पीरियड। बात करते हैं इसकी फंडिंग की कि कैसे फंडिंग होगी, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में हम फंड करेंगे। यहाँ पर दो तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में हम 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एंड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में हम 200 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट? ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट वो होता है जो हम कोई भी प्रोजेक्ट हम स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, जो अभी शुरू हुआ ही नहीं, जिसको अभी हमें स्टार्ट करना है, दैट इज़ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। नाउ व्हाट इज़ ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट? ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट वो होता है जो ऑलरेडी बना तो हुआ है लेकिन उसके ऊपर कोई और पर्सन काम कर रहा है, तो जो ऑलरेडी सेटअप बिजनेस है हम उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। आपको ध्यान रखना है इसके डिफरेंस को। नाउ एलिजिबिलिटी, अब देखते हैं कि कौन कौन से जो कस्टमर्स हैं या जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कौन कौन से कस्टमर्स किस टाइप के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्वालिफाई करेंगे, तभी उनको ये पर्टिकुलर फंडिंग दी जाएगी। वो कह रहे हैं कि जो 300 करोड़ का एडिशनल फंड्स है, एक तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि हमें ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में 500 करोड़ देने हैं एंड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में हम 200 करोड़ दे रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर आपने 300 करोड़ हम आपको तब फंड करेंगे अगर आपने कॉम्पिटिटिवनेस इंटेंसिव सपोर्ट की तरह हम देंगे, अगर आपने अपना टेक्सटाइल बिजनेस किसी भी पार्क में टाइम लिमिट से पहले बना दिया। तो एक तरह से कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए, स्पीडली करने के लिए हम ये कंसेशन दे रहे हैं। एंड इंडिया में ऐसे ही होता है, अगर आप जब तक आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगी किसी भी काम को करने की, आप वो काम नहीं करोगे। तो यहाँ पर इंसेंटिव आपका मोटिवेशन फैक्टर है। यहाँ पर इन्वेस्टर्स को भी दिया जाएगा एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन, जो कि एंकर प्लांट सेटअप करेंगे। नाउ व्हाट आर एंकर प्लांट्स? एंकर प्लांट्स वो होते हैं जो 100 से ज़्यादा पीपल को एम्प्लॉय करें और जो कि इंसेंटिव के लिए एलिजिबल हों अप टू 10 करोड़ एवरी ईयर, कि उनको साल में 10 करोड़ का इंसेंटिव दिया जाएगा अप टू 3 ईयर्स, रेगुलरली 3 साल तक। तो मतलब 30 करोड़ का उनको इंसेंटिव दिया जाएगा अगर वो 100 पीपल से ज़्यादा पीपल को एम्प्लॉय कर रहे हैं। ओके, सो दीज आर द टू थिंग्स आप ध्यान रख सकते हो। ये की टर्म्स भी हैं जो मेंस एग्जाम में डायरेक्टली लिखी जाएंगे, दैट इज कॉम्पिटिटिवनेस, इंसेंटिव सपोर्ट एंड एंकर प्लान्स। अब इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं। अब गवर्नमेंट ने मित्रा पार्क इस्टेब्लिश कर दिया तो इसका सिग्निफिकेंस, इसका इंपॉर्टेंस क्या रहा? ऑब्वियसली इससे हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, हमारे पास हर एक टेक्निकलिटीज़ की डिटेल होगी, एनालिसिस होगा, तो हमें पता होगा कि कैसे वैल्यू चेन को मेंटेन रखना है और अपना जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका जो प्रोडक्ट है उसको ग्लोबली कंपैटिटिव भी बनाना है। यहाँ पर मित्रा पार्क्स जनरेट हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो ऑब्वियसली वो आपका एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा। एंड एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 1 लाख जॉब्स वो साल भर में जनरेट कर देगा, लेकिन 2 लाख तक का भी हम आइडिया लेकर चल सकते हैं। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो FDI भी इंक्रीज होगी। अब यहाँ पर कुछ डाटा दिया गया है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो या आप इसको याद कर सकते हो, बिकॉज मेंस में आप डायरेक्टली डाटा इनकलकेट करोगे तो आपका आंसर बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि अप्रैल 2000 से सितंबर 2020 तक टेक्सटाइल सेक्टर ने अराउंड 0.69% का FDI इनफ्लो किया है। नो डाउट बहुत माइन्यूट है, लेकिन अगर हम इस सेक्टर को फोकस करेंगे तो हमारा जो FDI इनफ्लो है इंक्रीज हो सकता है। गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स भी लेकर आए गए हैं, ओनली PM मित्रा पार्क से नहीं, दूसरे इनिशिएटिव्स भी लेकर आए हैं, जैसे कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, जहाँ पर हम रिसर्च की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इस सेक्टर को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने की बात कर रहे हैं। मैन मेड फाइबर्स पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अब ओवरऑल इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर की पोजीशन देखते हैं।
जो इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर है, कॉटन सेक्टर है, ये सबसे ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेक्टर है हमारी कंट्री का, और ये 2.3% डायरेक्टली जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्योंकि हमारा जो कॉटन सेक्टर है, अगर हम बात करते हैं शुरुआत से, तो इंडिया में हाथ से बुनाई की जाती थी, तो जिसकी बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि इंडिया का जो ट्रेडिशनल कल्चर है, हेरिटेज है, बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है इसके अंदर। तो हर एक जो मार्केट है हमारे इंटरनेशनल, वहाँ पर इंडिया के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, इसलिए इंडिया की जो वैल्यू है टेक्सटाइल मार्केट की बहुत ज़्यादा हाई है। और जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो इंडस्ट्रियल आउटपुट में 7% कंट्रीब्यूट कर रहा है। ऑल्सो 12% की एक्सपोर्ट अर्निंग होती है एंड 21% टोटल एम्प्लॉयमेंट में भी जनरेट करता है। तो आप ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़ वीडियो को पॉज करके, बिकॉज आप डायरेक्टली मेंस में इसको डाल सकते हो। इंडिया 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टेक्सटाइल का, और इसका पूरे वर्ल्ड में 6% शेयर है। ऑल्सो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन एंड जूट का भी, ये भी ध्यान रखना है, इंडिया सबसे ऊपर आता है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एंड जूट। जो टेक्सटाइल सेक्टर है ये एक तरह से हमारा फंक्शनल फैब्रिक्स है। फंक्शनल फैब्रिक मतलब कि सिर्फ टेक्सटाइल अपने आप में ही एक यूनिक फाइबर नहीं है, ये दूसरे जो सेक्टर्स है उनमें भी हेल्प करता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में, सिविल इंजीनियरिंग सेक्टर हो, या कंस्ट्रक्शन हो, एग्रीकल्चर हो, हेल्थ कल्चर, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, पर्सनल प्रोटेक्शन, जो कोई भी सेक्टर हो, टेक्सटाइल सेक्टर उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का, एंड जो इंडिया का हाथ से बना जो सिल्क है जो वर्ल्ड में, वो 95% इंडिया से ही आता है। तो आप देख सकते हो कि इंडिया की मार्केट वर्ल्ड ओवर फेमस है, तभी इंडिया का 95%, दैट इज़ अ मेजर शेयर इंडिया होल्ड्स इन द टेक्सटाइल सेक्टर। अब देखते हैं कि इंडिया गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं टू प्रमोट आर टेक्सटाइल सेक्टर। दैट इज़ amended technology upgradation fund scheme for integrated textile park, smart scheme, northeast region textile promotion scheme, power tech scheme, silk smuggler scheme, jute eye care. So these are the schemes जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। अब कुछ स्कीम्स तो हमें नाम से पता चल जाता है कि ये टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ही बनी है, लेकिन जैसे कि पावर टेक स्कीम, ये पावर सेक्टर के लिए भी तो हो सकता है, या फिर स्मर्थ स्कीम, यहाँ पे कोई आइडिया नहीं आप लगा सकते कि ये किस सेक्टर से है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्मर्थ स्कीम, पावर टेक स्कीम टेक्सटाइल सेक्टर के लिए है, क्योंकि यूपीएससी डायरेक्टली सिंपल, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ लेती है और हम अक्सर ऐसे सिंपल क्वेश्चन ही गलत करके आते हैं। तो हमें ध्यान रखना है ये दोनों स्कीम्स टेक्सटाइल सेक्टर के लिए है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट। अभी रिसेंटली इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट निकाली है, जहां पर बताया जाता है कि कौन सी सिटी सबसे महंगी है रहने के लिए और कौन सी सबसे चीपेस्ट है। तो जो इजराइल की कैपिटल है तल अवीव, वो सबसे एक्सपेंसिव सिटी में आ रही है, दैट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी, इजराइल की सिटी। एंड पहले लास्ट ईयर वी हैव पेरिस, जो कि हाईली एक्सपेंसिव सिटी में आता था, बट नाउ पेरिस सेकंड नंबर पर शिफ्ट हो गया है एंड तल अवीव फर्स्ट नंबर पर आ गया है। सेकंड नंबर पर सिंगापुर भी आता है, देन उसके बाद जूरिच एंड हांगकांग, देन न्यूयॉर्क 6 नंबर पर आ रहा है, जेनेवा आ रहा है 7th नंबर पर। यहाँ पर डाटा गिवन है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर मैप में आप लोकेशन देख सकते हो, तल अवीव दैट इज़ इजराइल आपका मिडिल ईस्ट में है, सिंगापुर आपका इधर आता है साउथ एशिया में, हांगकांग दैट इज़ इन चाइना, देन पेरिस, जूरिच, ये सब यूरोप की पार्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन कौन सी कंट्रीज़ को क्या क्या रैंक दिया गया है। पेरिस और सिंगापुर को दोनों को सेकंड रैंक मिला है, थर्ड रैंक यहाँ पर कोई भी कंट्री को या कैपिटल को नहीं दिया गया है। अब देखते हैं कि जो ये पर्टिकुलर इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है वो किस बेसिस पर कंट्रीज़ को रैंक करती है। वो बेसिकली रैंक करती है कि कैसे जो हमारी डॉलर है, अगर किसी कंट्री डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग है तो वो हाईली एक्सपेंसिव कंट्री में आएगा। एंड ये जो ग्लोबल इंटेलिजेंस यूनिट है वो 173 सिटीज़ को स्टडी करता है, ताकि उनके जो भी एवरीडे रोज़ के हमारे दिनचर्या के प्रोडक्ट होते हैं उनको ध्यान रखा जाता है, प्राइस ट्रैक किए जाते हैं, एंड तभी हमारा ये जो इंडेक्स है ये प्रिपेयर किया जाता है। अब ये जो इंडेक्स है इसके ऊपर कोविड का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है, सप्लाई चेन ब्लॉकेजेस यहाँ पर हुए हैं, क्योंकि
सप्लाई कम हो रही थी और डिमांड भी ज़्यादा थी। तो यहाँ पर जो कंज्यूमर है उन्होंने डिमांड पुश किया था, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ हमें देखने को मिला, जो कि पिछले 5 सालों से बहुत ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली कोविड का इम्पैक्ट था, जिसकी वजह से जो कंट्रीज़ हैं, जो सिटीज़ हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं। अब इंडिया में देखते हैं कौन सी सिटी सबसे चीपेस्ट है रहने के लिए। तो जो इंडिया का अहमदाबाद है वो सबसे चीपेस्ट आता है आउट ऑफ द 10 लिस्टेड सिटीज़। देखते हैं कि दूसरी लिस्टेड सिटीज़ जो सबसे चीपेस्ट है इन द वर्ल्ड, दैट इज़ द दमास्कस, दैट इज़ कैपिटल ऑफ सीरिया। उसके बाद आता है लीबिया की कैपिटल, दैट इज़ त्रिपोली, देन ताशकेंट, देन टूनिस एंड अल्मेटी, दैट इज़ द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान। तो ये सभी बहुत लीस्ट चीपेस्ट सिटीज़ हैं हमारे वर्ल्ड की। तो सबसे चीपेस्ट अगर आपको इंडिया में बात करें तो दैट इज़ अहमदाबाद। नाउ अब देखते हैं, हमने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखा, तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट है, ये एक तरह से रिसर्च एंड एनालिसिस डिवीजन है इकोनॉमिक्स ग्रुप का, और ये एक सिस्टर कंपनी भी है इकोनॉमिस्ट न्यूज़पेपर की। जो EIU है ये एक दूसरा इंडेक्स भी पब्लिश करती है, दैट इज़ डेमोक्रेसी इंडेक्स, जहाँ पर वो स्टडी करते हैं कि किस कंट्री में कितनी फ्रीडम दी गई है लोगों को, उनको कितना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, या मीडिया को कितना फ्रीडम दिया जा रहा है। तो हर एक पैरामीटर का वो अच्छे से स्टडी करती है और इंडेक्स लेकर आता है। तो यहाँ पर इंडिया की पोजीशन भी दी गई है, इंडिया को 53rd रैंक मिलता है डेमोक्रेसी इंडेक्स में। तो इंडिया का बहुत पीछे है रैंक, क्योंकि इंडिया में नो डाउट डेमोक्रेसी है, बट स्टिल यहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेशंस भी होते हैं। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, एंड अगर हमें अपनी पोजीशन को बढ़ाना है तो हमें लोगों के राइट्स के बारे में भी सोचना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं पाइका रेवोल्यूशन की। जो पाइका रेबेलियन है लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर किया था कि इट विल बी द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बट अभी जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसको डिक्लेयर किया है कि नहीं, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये आपका पहला वॉर नहीं था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, बट हाँ हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से बिगनिंग थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई की शुरुआत की। तो अब गवर्नमेंट ने बोला गया है कि ठीक है, हम इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं कंडक्ट करेंगे, कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है दैट इज़ 1857 रिवॉल्ट वही रहेगा, और 1857 रिवॉल्ट ही आपका फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहलाएगा। अब जो पाइका रिबेलियन है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो हमारी 8th क्लास की NCERT है उसमें इंक्लूड करने की बात की गई है। अब देखते हैं व्हाट आर पाइकास, रेबेलियन कैसे हुआ था, कैसे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इनकी लड़ाई हुई थी, एंड ये रिवोल्ट कैसे ख़त्म हुआ था, क्या बेनिफिट हुआ था। तो हर एक चीज़ देखते हैं इस आर्टिकल में। जो पाइकास हैं, पाइकास को बेसिकली हम बोलते हैं फुट सोल्डर्स, जो कि जिनके पास ज़्यादा आर्टिलरी नहीं होती, जो बेसिकली पीजेंट्स क्लास होते हैं। इनको रिक्रूट किया गया था उड़ीसा की किंगडम में, और जहाँ जो किंगडम थी उसका रूलर था गजपति, रूलर ऑफ मुकुंद देव सेकंड। तो मुकुंद देव सेकंड उस टाइम पर रूलर थे जिनके अंडर पाइका रेवोल्यूशन को लाया गया था, यानी 16th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। जो पाइकास थे बेसिकली एक तरह से टाइटल्स हेरिडेट करते थे, उनको रेंट फ्री लैंड दिया जाता था, जो कि हेरिडिटरी चलता आ रहा था। अब जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना लैंड रेवेन्यू सिस्टम लेकर आए, जैसे कि परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम, महालवाड़ी एंड रियोतवाड़ी लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अब जब ब्रिटिशर्स ने बोल दिया कि आप पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्स हमें दोगे, जो कि ये जो पाइकास थे ये फ्री में लैंड को रेंट कर रहे थे, अब उनको टैक्स देना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे। तो जिसकी वजह से जो पाइकास हैं उन्होंने एक तरह से आर्म्ड रिबेलियन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कर दिया था। जब ब्रिटिशर्स आए तो पाइकास ने अपने स्टेट को भी वो ब्रिटिशर्स को दे दिया था, एंड जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने अपनी पॉलिसी ऑफ रिप्रेशन भी शुरू कर दिया था। अब जब इंटरफेरेंस होता है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में या पर्सनल लाइफ में, तो उनका जो ट्रेडिशनल पोजीशन था वो ख़त्म हो रहा था, उनका जो हेरिडेटरी स्टेटस था वो ख़त्म हो रहा था, जिस वजह से पाइका ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हथियार उठा लिए। अब जैसे ही पाइका ने रिवॉल्यूशन शुरू किया, सिमिलरली जो दूसरे एरियाज थे उन्होंने भी पाइका को देखा देखी में रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। जैसे कि उसके बाद था 1799 1814 के बीच में हुआ था पारालिक एंड डोमोडी में, देन घुमसुर में, एंगुल में। तो दीज आर द रिवोल्ट जहाँ पर पाइका रिबेलियन को देखते हुए किया गया था। अभी जो रिवोल्ट था ये 1857
से 40 ईयर्स पहले किया गया था 1817 में। तो जब ये रिवोल्ट 1817 में किया गया था तब उस टाइम पर इंडिया के जो सोल्जर्स थे वो किसके अंदर काम कर रहे थे? जगबंधु। अब जो बख्शी जगबंधु थे वो हाईएस्ट मिलिट्री रैंक होल्डर थे मुकुंददेव सेकंड के अंडर। इन्होंने ही पाइकास को एक साथ लेकर आए और एक आर्मी बनाई और उन्होंने लड़ाई स्टार्ट की थी 2 अप्रैल 1817 को। जो पाइकास हैं काफ़ी ज़्यादा उनको सपोर्ट मिला, पॉपुलर मूवमेंट थी। वहाँ के जो मेजर हेड्स थे, चाहे वो राजा हो, ज़मींदार हो या फिर कोई विलेज हेडमैन हो या फिर पीजेंट हो, तो सभी टाइप ऑफ सेक्शंस के जो सोसाइटी के मेंबर्स थे उन्होंने पाइका रेबेलियन को सपोर्ट किया था। तो पाइकास ने कैसे रिवोल्ट किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट? उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को आग लगा दी, बानापुर को जो एक विलेज थी उसको आग लगा दी, एंड जो पुलिसमैन थे उनको मार गिराया, एंड जो ब्रिटिशर्स की ट्रेजरी थी उसको भी लूटना शुरू कर दिया। बट व्हाट हैपन इज, जैसे कि 1857 रिवोल्ट में हुआ था, ब्रिटिशर्स ने ओवर पार कर लिया था रिबेलियन को। सिमिलरली दैट हैपन इन दिस केस ऑल्सो। फिर जो विद्याधर थे उनको इम्प्रिजन कर दिया गया और उन 4 साल बाद वाइल रिमेनिंग इन इम्प्रिजनमेंट उनकी डेथ हो गई थी। सो दैट वॉज पाइका रिबेलियन एंड कैसे उसको सप्रेस किया गया था। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट फेशियल टेक्नोलॉजी। जो फेशियल टेक्नोलॉजी है यहाँ पर गवर्नमेंट एक लॉ लेकर आई है। लॉ ऐसा तो नहीं बट इट्स लाइक कि उन्होंने एक तरह से बताया गया है कि मार्च 22 से लाइक नेक्स्ट 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स, अगर जब भी कोई पैसेंजर एयरपोर्ट में एंटर कर रहा है टिल द टाइम वो बोर्ड कर रहा है, कितना ज़्यादा पेपर वर्क से हमें गुजरना पड़ता है। तो इस पर्टिकुलर पेपर वर्क को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी लेकर आई है, जहाँ पर फेशियल रिकॉग्निशन आपका बायोमेट्रिक की तरह काम करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, आपको मैच करेगा कि आप वही पर्सन हो, ताकि फेक जो पर्सन्स होते हैं वो ना आ सके, या अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स हैं वो ना आ सके, कोई टेररिस्ट पर्सन ना आ सके, कोई भी ना आ सके। इसके लिए उन्होंने ये बायोमेट्रिक शुरू किया है। एंड ये अभी सिर्फ 4 एयरपोर्ट्स इंडिया के लेकर आए हैं जहाँ पर ये फैसिलिटी को लाया गया है। दैट आर वाराणसी, पुणे, कोलकाता एंड विजयवाड़ा। ऑलराइट, तो धीरे धीरे हम इसको दूसरे कंट्रीज़ के एयरपोर्ट में भी इनकॉर्पोरेट कर देंगे। अब इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NEC कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। और ये जो पर्टिकुलर फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है ये DG यात्रा पॉलिसी के अंडर आ रही है, जहाँ पर पेपरलेस ट्रैवल की बात करेंगे और जो जर्नी है पैसेंजर्स की कि एयरपोर्ट में एंटर करने से टिल बोर्डिंग तक उनको फेशियल रिकॉग्निशन से ही पास करना पड़ेगा रादर देन गोइंग थ्रू पेपर वर्क। ऑल्दो ये पॉलिसी 2018 में अनवील हुई थी, लेकिन इसको हमने प्लान किया था कि अप्रैल में रोल आउट हो जाए, बट डिले हो गया। एंड नाउ फ्रॉम आफ्टर 3 years इन 2022 दिस टेक्नोलॉजी विल बी रोल्ड आउट। अब देखते हैं कि फेशियल टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। इसमें क्या होता है, जैसे आपने TV सीरियल्स या मूवीज़ में भी देखा होता है कि कैसे हम पहले कैप्चर करेंगे आपका फेस, देन जैसे हमारा फ़ोन अनलॉक आज के टाइम में होता है, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। फिर जो भी एक्सट्रैक्ट फीचर्स होते हैं, जो भी यूनिक फीचर होते हैं हर एक पर्सन के फेस में, उसको उसका डाटाबेस बनाया जाता है। फिर वो जो डाटाबेस है, जो ऑलरेडी सेव्ड डाटाबेस है, उससे कंपेयर किया जाता है। अगर वो मैच हो जाता है तभी आप पर्सन को एंट्री देते हो, तभी आप नेक्स्ट लेवल पर जाओगे। अगर वो मैच नहीं हो जाता तब आप उसके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकते हो। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि फेशियल टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है। फेस के यूनिक फीचर्स को आइडेंटिफाई करता है, एक डाटाबेस बना दिया जाता है जहाँ पर फोटोज़ और वीडियोस पीपल के फेसेस का इनकॉर्पोरेट होता है, और अगर कोई अनआइडेंटिफाइड पर्सन है तो हम उसको कैच भी कर सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं। और ये जो पैटर्न होता है फाइंडिंग एंड मैचिंग का, उसको बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क्स। UPSC डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज़ न्यूरल नेटवर्क, यू शुड नो। जहाँ पर हम पैटर्न होता है उसको फाइंड करना, और अगर मैच हो रहा है दैन इट इज़ कॉल्ड न्यूरल नेटवर्क्स। बेनिफिट्स वी ऑल नो कि क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है, कि अगर इजी आइडेंटिफिकेशन, जो क्राउड है, अगर हमें किसी पर्सन का ID नहीं है और वो बीच में जा रहा है तो दैट इज़ वेरी यूज़फुल कि हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। पुलिस के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अपना इन्वेस्टिगेशन में। एंड जो भी सिविलियन है, आम जनता है, उनको भी अगर कोई वेरिफिकेशन चाहिए होगी वो भी डायरेक्टली यहाँ से कर सकता है। एंड कोई भी फेक ID के थ्रू एंट्री नहीं ले सकता, तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल।
बट इसके कुछ नुकसान भी हैं, कुछ कंसर्न भी है, क्योंकि जो फेशियल टेक्नोलॉजी है, हमारा रिकॉग्निशन हो रहा है, ये एक तरह से हमारा प्रिवेसी को हार्म कर रहा है। ऑल्दो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे जजमेंट्स लेकर आए थे, जैसे सुप्रीम कोर्ट की प्रीवियसी में लैंडमार्क जजमेंट है पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, बट हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, प्रिवेसी है, वो यहाँ पर हर्ट हो रहे हैं। क्यों हर्ट हो रहे हैं? क्योंकि हमने प्रीवियसी इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं की है इस फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए। क्या हमने लोगों से पूछा है कि क्या हम उसका डाटा रख सकते हैं? जैसे आधार है, वो हमारा बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है, आइरिस स्कैन हमारा वहाँ पर किया गया था। सो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर दूसरा कंसर्न आता है फंक्शनल क्रीप। व्हाट इज़ फंक्शन क्रीप? फंक्शन क्रीप ये होती है कि कई बार पुलिस अगर किसी हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर निकलवा लाए या किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट उनको इन्वेस्टिगेट करना है, तो वो डायरेक्टली उस पर्सन के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो एक तरह से ये लूप होल है, बिकॉज कोई भी रूल्स गाइडलाइंस ऐसा सेट नहीं है कि वो कोई भी पर्सन का डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर सके, बिकॉज इसका प्रोसीजर होना चाहिए, लॉज रेगुलेशन बनने चाहिए कि कैसे आप किसी पर्सन का डाटा उसकी विलिंगनेस से ही एक्सेप्ट कर सकते हो या वो यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि वो मिसयूज़ भी हो सकता है। ओवर पुलिसिंग की भी प्रॉब्लम आएगी, जैसे अगर माइनॉरिटीज़ हैं उनको टारगेट किया जा सकता है, उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है और फिर बाद में रिपरकशंस भी हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी लॉज और लीगल बैंकिंग हमारे पास नहीं है। यहाँ पर एक तरह से मास सर्वेलेंस स्टेट भी बनी जा सकती है। कैसे? अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, सपोज़ वो कोई अपोजिशन पार्टी से है एंड गवर्नमेंट उसको ट्रैक डाउन कर रही है, तो वो उसको आइडेंटिफाई कर लेगी एंड बाद में उसके साथ कुछ भी कर सकती है। सो दैट इज़ अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। ऑल्सो जो हमारी ये फाइनेंशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है, ये एक तरह का कैबिनेट नोट के थ्रू ही आया है, जो कि 2009 में लिखा गया था। तो एक तरह से यहाँ पर कोई भी लीगल सब्सटेंस नहीं है इसका, ये जस्ट अ प्रोसीजरल नोट कि कैसे प्रोसीजर में आया जाएगा इसके, या तो अगेंस्ट हमें सीरियस स्टैंड लेना होगा, गवर्नमेंट में मास अपराइजिंग करनी पड़ेगी, ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि अगर आप कोई बिल लेकर आ रहे हो, वो पर्सन के राइट और ड्यूटीज़ को इफ़ेक्ट ना कर सके। So these are the important articles that we have discussed in details. I hope you enjoyed the session. So thank you very much and don't forget to like, share and subscribe to the channel. Also अगर आपका कोई डाउट है तो आप info@officerbitia.com पर लिख कर भेज सकते हो एंड यहाँ पर हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस सेंड कर देंगे, ताकि आप अपना आंसर वहाँ पर लिख कर भेज सकते हो, उसको वैल्यूएट भी किया जाएगा. So that is all about the session. Thank you so much.